नमस्कार। चलिए आज विज्ञान का एक ऐसा चैप्टर समझते हैं जो हमारे चारों ओर है, हमारा पर्यावरण। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो आखिर चलती कैसे है। तो कभी सोचा है कि एक जंगल, एक तालाब या घर के बाहर जो छोटा सा बगीचा है जिसे हम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं, वो आखिर काम कैसे करता है? कोई बात नहीं, आज हम सब मिलकर इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा और मजेदार एग्जाम्पल्स के साथ समझने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का लर्निंग पाथ। हम पारितंत्र और आहार श्रृंखला से शुरू करेंगे, फिर ओजोन परत जैसी बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी पड़ाव से, पारितंत्र और इसके घटक। ये आप समझिए प्रकृति के वो बेसिक रूल्स हैं जिन पर सब कुछ टिका हुआ है, तो इन्हें ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। तो पारितंत्र है क्या? एनसीईआरटी की परिभाषा पर नजर डालें तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। आसान शब्दों में इसे एक टीम की तरह समझिए। जैसे एक टीम में खिलाड़ी यानी कि जीवित चीजें और मैदान, गेंद जैसी चीजें यानी कि निर्जीव चीजें मिलकर एक पूरा खेल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक पारितंत्र बनता है। ये परिभाषा 1 या 2 नंबर के सवाल के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब पारितंत्र के 2 मेन प्लेयर्स होते हैं, एक जैव घटक यानी सभी जीवित चीजें और दूसरे अजैव घटक यानी निर्जीव चीजें। जैसा कि इस स्लाइड पर देख सकते हैं, एक तरफ है पौधे, जानवर, इंसान और दूसरी तरफ है सूरज की गर्मी, बारिश, हवा और मिट्टी। प्रकृति का पूरा बैलेंस पता है इन्हीं दोनों के तालमेल पर टिका है। और हाँ, पारितंत्र 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जंगल, तालाब और झीलें ये सब प्राकृतिक पारितंत्र हैं जिन्हें नेचर ने खुद बनाया है। वहीं दूसरी तरफ बगीचा, खेत या फिर घर में रखा हुआ प्यारा सा एक्वेरियम, ये सब मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण हैं जिन्हें हम इंसानों ने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है। अब हर पारितंत्र में न 3 मुख्य किरदार होते हैं। सबसे पहले उत्पादक यानी हरे पौधे जो सबके लिए खाना बनाते हैं। दूसरे हैं उपभोक्ता यानी हम और दूसरे जानवर जो इस बने बनाए खाने को खाते हैं। और तीसरे अपघटक, ये हैं प्रकृति के सफाई कर्मी जैसे बैक्टीरिया और फंगी जो मरे हुए जीवों को वापस मिट्टी में मिलाकर पोषक तत्वों का चक्र पूरा करते हैं। तो अब जब हम पारितंत्र के किरदारों को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि उनमें एनर्जी का लेन देन कैसे होता है। हमारा अगला टॉपिक है आहार श्रृंखला, यानी कौन किसको खाता है और एनर्जी कैसे एक से दूसरे तक पहुंचती है। आहार श्रृंखला या फूड चेन जीवों की एक ऐसी सीधी कड़ी है जिसमें हर जीव अपने से नीचे वाले जीव को खाकर एनर्जी लेता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण में देखें, घास को हिरण खाता है और हिरण को शेर। इसमें जो तीर का निशान है ना, वो बहुत जरूरी है। वो एनर्जी के फ्लो की दिशा दिखाता है, मतलब एनर्जी घास से हिरण में और फिर हिरण से शेर में जा रही है। आहार श्रृंखला की हर सीढ़ी को एक पोषी स्तर कहते हैं। पहली सीढ़ी पर हमेशा उत्पादक यानी पौधे होते हैं, दूसरी सीढ़ी पर उन्हें खाने वाले शाकाहारी जीव, तीसरी पर छोटे मांसाहारी और सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बड़े मांसाहारी। एग्जाम में 3 नंबर के लिए अक्सर इसका डायग्राम बनाने को आता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब आता है एनर्जी फ्लो का सबसे जरूरी नियम, 10% का नियम। ये नियम कहता है कि हर अगली सीढ़ी पर सिर्फ 10% एनर्जी ही पहुंचती है। तो सवाल उठता है कि बाकी 90% एनर्जी कहाँ गई? वो गर्मी बनकर खो जाती है। यही कारण है कि कोई भी आहार श्रृंखला 4 या 5 लेवल से ज्यादा लंबी नहीं होती, क्योंकि टॉप पर पहुंचने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। इससे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, शाकाहारी भोजन अपनाना हमारे प्लेनेट के लिए ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि जब सीधे पौधों से एनर्जी ली जाती है तो बहुत कम एनर्जी बर्बाद होती है। 5 नंबर के सवाल के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है। असल में प्रकृति में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। कोई भी जीव सिर्फ एक ही चीज नहीं खाता, इसलिए एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय कई सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जाल बना लेती हैं, जिसे हम आहार जाल या फूड वेब कहते हैं। ये खाने पीने के रिश्तों की एक ज्यादा असली तस्वीर है।
उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनर आपको सब कुछ समझने में मदद कर रहा है। अगर हाँ, तो हमारे चैनल ट्यूब बडी एक्सप्लेन्स को YouTube और Facebook पर सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने स्कूल के दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें 8वीं से 12वीं तक के सभी NCERT चैप्टर्स पर ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हम पर्यावरण से जुड़ी 2 बड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो हमारी एक्टिविटीज के कारण ही पैदा हुई हैं। जैव आवर्धन और ओजोन परत का कमजोर होना। जैव आवर्धन को ऐसे समझिए, जब हम खेतों में कीटनाशक डालते हैं तो वो जहर मिट्टी और पौधों में जमा हो जाता है। अब जब कोई कीड़ा उस पौधे को खाता है तो वो जहर उस कीड़े में चला जाता है, फिर मेंढक उस कीड़े को खाता है, सांप मेंढक को, और हर लेवल पर जहर की मात्रा और ज्यादा होती जाती है। और क्योंकि हम इंसान अक्सर फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, ये सारा जमा हुआ जहर सबसे ज्यादा हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है। अब बात करते हैं ओजोन परत की। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है। ये हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में एक सुरक्षा कवच की तरह है, धरती का अपना सनस्क्रीन। ये हमें सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ये वो किरणें हैं जो स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इस ओजोन परत के कमजोर होने का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs जैसे मानव निर्मित रसायन। इनका इस्तेमाल फ्रिज, AC और आग बुझाने वाले सिलेंडरों में होता था। अच्छी बात यह है कि जब दुनिया को इस खतरे का पता चला तो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में एक समझौता हुआ जिसमें CFC के प्रोडक्शन को रोकने पर सहमति बनी। परीक्षा में अक्सर इसका कारण और उठाए गए कदमों के बारे में पूछा जाता है। चलिए अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत बड़ी समस्या पर आते हैं, कचरा और इसका मैनेजमेंट। आखिर जो चीजें हम फेंक देते हैं उनका होता क्या है? कचरा मेनली 2 तरह का होता है। पहला, जैव निम्नीकरणीय यानी वो सामान जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा आसानी से मिट्टी में मिला दिया जाता है, जैसे सब्जियों के छिलके। और दूसरा, अजैव निम्नीकरणीय यानी वो पदार्थ जो आसानी से खत्म नहीं होते और पर्यावरण में सालों साल बने रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक। इन दोनों के बीच का फर्क 2 नंबर के सवाल के लिए एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। प्लास्टिक जैसा कचरा एक टाइम बॉम्ब की तरह है। सच में ये हजारों साल तक खत्म नहीं होता, हमारी मिट्टी और पानी में जहर घोलता है और न जाने कितने बेजुबान जानवरों की मौत का कारण बनता है। इसीलिए इसका सही मैनेजमेंट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। तो हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए हैं। अब इस फाइनल सेक्शन में हम कुछ जरूरी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए आंसर कैसे लिखने चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर NCERT एक्सरसाइज में पूछा जाता है। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो इसका एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले परिभाषा लिखें। आहार श्रृंखला का हर स्टेप या लेवल एक पोषी स्तर बनाता है। फिर एक अच्छा सा उदाहरण दें, जैसे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप। और आखिर में हर एक के पोषी स्तर को साफ साफ बताएं, जैसा कि स्लाइड पर दिखाया गया है। इस तरह पॉइंट वाइज उत्तर लिखने से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर हमारा पर्यावरण। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, आज से अपनी रोज की दिनचर्या में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो हमारे पर्यावरण को बेहतर बना सके? इस पर जरूर सोचेगा। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके काम आया होगा। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।